हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। कल हमारा जो इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में मैंने कल आप लोगों को लास्ट टाइम तक फूड चेन फूड वेब मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में समझा दिया था। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के कैसे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और कौन कौन से एबायोटिक और बायोटिक मतलब अजैविक और जैविक घटक होते हैं, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने कल आप लोगों के क्लियर करे थे। आज हम इसी चैप्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्पेशली 12th क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछते हैं और एज वेल एज ये आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब आपका नीट एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम है, पीएनएसटी है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो एक्स वाई जेड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, मैंने कल आपको लास्ट टाइम जब अपना वीडियो समाप्त किया था तब मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स मतलब पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है। तो पारिस्थितिक पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इसके दो आते हैं, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या कभी कभी वन वर्ड भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इनके प्रकारों को समझाइए। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो कि किसी तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक में या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का बनता है, ठीक है ना। और या फिर ये क्वेश्चन रिक्त स्थान में आ जाता है कि रिक्त स्थान का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो उसमें आएगा एनर्जी ऊर्जा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते तो ये आपके सारे छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या है पिरामिड, पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इकोसिस्टम के सेंस में उन्होंने अलग अलग जो इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उन पे उन्होंने एनर्जी, बायोमास, नंबर, इनका कैलकुलेशन करके इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, मतलब एक ग्राफी निरूपण किया। इस ग्राफी निरूपण को, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही उन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड का नाम दिया। ये नेम्ड एज ए इकोलॉजिकल पिरामिड। क्योंकि साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स एल्टन था इसलिए पारिस्थितिक पिरामिड्स को हम लोग जनरली एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। जो भी अलग अलग हम लोगों ने देखा कि नेचर में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल की बात करते हैं अपन, तो नेचुरल में कल मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। उनमें भी फिर अलग अलग टाइप्स आपको मैंने कल बताए थे। तो जो अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं। तो जितने भी जो भी नेचर में जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उन इकोसिस्टम में 3 प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं। एक पिरामिड होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर मतलब संख्या का पिरामिड। एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब जीव भार का पिरामिड। और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का पिरामिड। 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं। एक होता है संख्या का, एक होता है जीव भार का और एक होता है ऊर्जा का या संचित ऊर्जा का, है ना। अंग्रेजी में कहेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी या एनर्जी। अब इनमें से जो पिरामिड होते हैं
अपने नंबर के और भार के, मतलब संख्या का और भार का जो पिरामिड होते हैं वो क्रमशः उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। मतलब नंबर का पिरामिड दो टाइप का होगा, नंबर का सीधा पिरामिड, नंबर का उल्टा पिरामिड। भार का पिरामिड भी ऐसा होगा, नंबर भार का सीधा पिरामिड, भार का उल्टा पिरामिड। ठीक है ना, मतलब अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सदैव सीधा होता है, मतलब द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट इज नेवर इन्वर्टेड। वो क्यों ऐसा होता है कि वो इन्वर्टेड नहीं बनता है, उसका रीजन हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के सबसे आखिरी में समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिरामिड की सबसे सरल डेफिनेशन। सबसे सरल डेफिनेशन क्या होता है पिरामिड की? किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का ग्राफी निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, संख्या का, भार का और ऊर्जा का, मतलब नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर के पिरामिड की, मतलब संख्या का पिरामिड की। बुक में इसको इतना अटर कंफ्यूजन करके दे रखा है कि आप लोग एक ही डेफिनेशन को तीन तीन चार चार बार याद करते हो और तीन चार बार करने में आप लोगों की आपकी अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं आपको ऐसी ट्रिक समझा रहा हूँ इसमें जिससे आप एक डेफिनेशन से पूरा का पूरा आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा प्रश्न आप लोगों ने इतनी आसानी से सीख लिया और याद कर लिया। तो जैसे सबसे पहले अपनी बात करते हैं अपन नंबर का पिरामिड, मतलब संख्या का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड की परिभाषा क्या हो जाएगी? संख्या के पिरामिड की परिभाषा ऐसी हो जाएगी, वह पारिस्थितिक पिरामिड जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का बोध कराता है, उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। द पिरामिड विच शोज इंटर रिलेशनशिप among the producer and different level of consumer in terms of number is known as pyramid of number। मतलब इन टर्म्स, मतलब ये शब्द अंग्रेजी में बस इतना सा याद करना। अब यही अगर आप भार में आ जाएगी आपकी परिभाषा तो क्या हो जाएगी? द पिरामिड विच शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ देयर बायोमास। बायोमास शब्द यूज करना है। अब अगर ये का यही पिरामिड, ये अगर यही आ जाएगा एनर्जी का, तो उसमें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज करना है। अब ऐसे कैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या करना है? वह पारिस्थितिक पिरामिड जो उत्पादक के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच संख्या का बोध कराता है। तो संख्या जब भार की लिखो आप लोग डेफिनेशन, तो उसमें शब्द यूज कर दो भार। ठीक है, इतनी सी सरल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन शब्द चेंज करना है बार बार। इसकी डेफिनेशन लिखो आप नंबर की, तो उसमें लिख दो ना संख्या। इसकी डेफिनेशन जब आप लिखो तो उसमें लिख दो जीव भार। इसकी डेफिनेशन लिख दो तो लिख दो संचित ऊर्जा। बस इतना सा आपको याद करना है। ये आपकी तीनों की अलग अलग बुक में घुमा फिरा के वही है, वही जो मैं समझा रहा हूं, पर उसको क्या है उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफिकल्ट बना के दे दिया। तो अपने को जितना सरल तरीके से अपन समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने को समझना चाहिए। तो सबसे पहले अपना आपको मैं जो बताया नंबर का पिरामिड। नंबर का पिरामिड जो रहता है, मैंने जैसे अभी आपको कहा दो टाइप के होते हैं, संख्या का सीधा पिरामिड और संख्या का उल्टा पिरामिड। ठीक है ना। अब अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ये संख्या मतलब ये उल्टा और सीधा पिरामिड कैसे हम लोग जज करेंगे कि ये यहाँ पर इस पारिस्थितिक तंत्र में इसका पिरामिड सीधा बनेगा और इसका उल्टा बनेगा। ये भी एक टिपिकल टास्क है। तो आपको इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। अब जब अपनी बात कर रही संख्या की, तो संख्या मतलब यदि किसी इकोसिस्टम में उत्पादक ज्यादा है
और उस पर निर्भर उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः घट रही है। मीन्स if the producer are more in number and the dependent consumers number decreasing rapidly, तो इस पिरामिड को हम लोग कहेंगे संख्या का सीधा पिरामिड। मतलब जहां उत्पादक ज्यादा है और उसके ऊपर निर्भर उपभोक्ता कम है तो ये कहलाएगा सीधा पिरामिड। अब इसका उल्टा, जब संख्या का उल्टा पिरामिड कैसा बनेगा, उत्पादक तो एक है पर उसके ऊपर निर्भर उपभोक्ता की संख्या क्रमशः क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये कहलाएगा जीव संख्या का उल्टा पिरामिड। अब अपन इसको ऐसा बनाते कि किस इकोसिस्टम में, तो जीव संख्या का जो सीधा पिरामिड बनता है वो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में भी बनता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी, और तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में भी बनता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में भी, है ना। और जो जीव संख्या का उल्टा पिरामिड बनेगा वो आपका बनेगा वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, मतलब ट्री इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो किसमें कैसे बनेगा, ग्रासलैंड में इकोसिस्टम में सीधा पिरामिड, देखो ये ग्रास, जब अपन सीधा पिरामिड बनाएंगे तो एपेक्स ऊपर रहेगा और बेस नीचे रहेगा, ठीक है ना। ये इसका टॉप ऊपर और बेस नीचे, तो ये सीधा। अब अपन ने बात कही, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम संख्या का सीधा पिरामिड, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोग कौन सा इकोसिस्टम लिया, इसमें घास के मैदान का। तो घास के मैदान में उत्पादक कौन होंगे, ग्रीन प्लांट या ग्रीन ग्रास, हरी घास। फिर उन हरी घास के ऊपर कौन फिट करेगा, ग्रास हॉपर, मतलब टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगी, फ्रॉग, मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हाक। अब देखो आप लोग यहाँ पर जो ग्रीन ग्रास है, कैन यू काउंट द ग्रीन ग्रास, मतलब हरे पौधे जो हरी घास उग रही है किसी घास के मैदान में, उनको गिन सकते हैं क्या, अनलिमिटेड है। तो जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1, इसकी संख्या ज्यादा है। उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो टिड्डा है, ग्रास हॉपर है, इनकी संख्या कम है। फिर इन टिड्डों को खाने वाले मेंढक की संख्या और कम है, T3। मेंढकों को खाने वाले सांप की संख्या और कम है, T4। T4 इन सांपों को खाने वाले बाज की संख्या और कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर मोर इन नंबर, मतलब उत्पादक ज्यादा संख्या में, और उसके ऊपर क्रमशः जो निर्भर उपभोक्ता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है, उनकी संख्या क्या हो रही, क्रमशः घट रही है। इसलिए ये कहलाएगा जीव संख्या का सीधा पिरामिड। अब जीव संख्या का उल्टा पिरामिड अपना बनेगा वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, ट्री इकोसिस्टम। अब उल्टा पिरामिड जब बनेगा तो अपने को ऐसा बनाना है ना। इसमें क्या है, ट्री एक होता है, पेड़ एक है, उस पेड़ के ऊपर या पेड़ या ये जो ट्री है, वृक्ष, ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, मतलब प्रोड्यूसर है। इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, है ना। और एक बर्ड को अगर आप पकड़ के देखोगे और उसके विंग्स को देखोगे, आप उसके पंखों को देखोगे, तो उन पंखों के ऊपर बहुत सारे परजीवी टिक्स और माइट्स आपको मिलेंगे, उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो ये ट्री पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बर्ड क्या हो गया, सेकंड नंबर का ट्रॉपिक लेवल हो गया। और टिक्स और माइट्स क्या हो गए, थर्ड नंबर का ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो यहाँ पर उत्पादक की तुलना में, जहाँ उत्पादक एक है, प्रोड्यूसर एक है, वृक्ष, उसके ऊपर निर्भर उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे उत्पादक एक है और उस पर निर्भर उपभोक्ता ज्यादा है, तो इस प्रकार का जो पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड बनेगा वो कहलाएगा संख्या का उल्टा पिरामिड। अब यही अगर अपन जब बायोमास की बात करेंगे तो यही पिरामिड अपराइट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास जब हम बनाएंगे तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीधा और एक उल्टा, मतलब अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास
और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास हम बनाते हैं ऐसा, ये आपका बन गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसमें जो ट्री है, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट, उस पर निर्भर बर्ड्स हैं, और बर्ड्स के बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले टिक्स और माइट्स हैं, है ना। तो इसमें जो ट्री है, वो ट्री जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं चूंकि वेट की, मतलब उनका भार की, तो इनमें से भार प्रोड्यूसर का ज्यादा है, मतलब ट्री का वेट ज्यादा है, और ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनका वेट कम है, और उन बर्ड्स के ऊपर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो या छोटे छोटे जो पैरासाइट एनिमल है, परजीवी है, उनका वेट और नेग्लिजिबल है। मतलब एक पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी, और एक पक्षी के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट। तो जहां पर क्रमशः क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर की तुलना में जो प्रोड्यूसर का वेट ज्यादा है, और उनके ऊपर डिपेंडेंट कंज्यूमर का वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा जीव भार का सीधा पिरामिड। अंग्रेजी में कहेंगे अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यही, अब अपन बात करेंगे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ बनेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा अपना पॉन्ड इकोसिस्टम में, मतलब तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। कैसा बनेगा, वहां पे क्या होगा, जो मैंने कल भी बताया था, वहां पे जो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनाज, वालवॉक्स, है ना, ओडोगोनियम, ऐसे। और ये कहलाएगा आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना, और इनका वेट बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। इनको कौन खाएगा, इनको खाएंगे जू प्लैंक्टन, वो भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, डेफनिया, है ना। ये कहलाएगा आपका सेकंड नंबर का ट्रॉपिक लेवल। इनको कौन खाएगी, छोटी फिशेस, स्मॉल फिश, उनका वेट जू प्लैंक्टन से थोड़ा ज्यादा होगा, ये कहलाएगा आपका थर्ड लेवल का ट्रॉपिक लेवल। इनको खाएगी कौन, लार्ज फिश, है ना, लार्ज फिश का वेट ज्यादा होगा, T4। और इन लार्ज फिश को कौन खाएगा, कोई भी एक्वेटिक बर्ड खाएगा, मतलब जली पक्षी, है ना, जैसे डक, है ना, वो एक्वेटिक बर्ड खाएगा, उसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का वेट कम है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट जो कंज्यूमर है, मतलब उत्पादक की तुलना में जो उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं का भार क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब उत्पादक का भार कम है और उपभोक्ताओं का भार ज्यादा है। तो ये पिरामिड कहलाएगा जीव भार का उल्टा पिरामिड, मतलब इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। हियर व्हाट इज हैपनिंग, इन कंपैरिजन टू द प्रोड्यूसर, द वेट ऑफ द डिपेंडेंट कंज्यूमर गेटिंग राइज, मतलब वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये पिरामिड कहलाएगा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, और ये पिरामिड कहलाएगा इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये जीव संख्या और जीव भार के दो दो पिरामिड हो गए, अपराइट और इन्वर्टेड, मतलब ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा। ये सीधा किसका है, संख्या का, और ये उल्टा काय का है, संख्या का। ये सीधा किसका है, भार का, ये उल्टा काय का है, भार का। अब तीसरा पिरामिड होता है एनर्जी का। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ऐसा पिरामिड जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर और अलग अलग जो कंज्यूमर होते, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब जो उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, उनके बीच में एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, मतलब ऊर्जा के अंतर संबंधों का बोध कराता है। उस पिरामिड को हम लोग कहते हैं ऊर्जा का या संचित ऊर्जा का पिरामिड। चूंकि एनर्जी का फ्लो 10% लॉ से होता है, 10% नियम से होता है जो लिंडमान ने दिया था, और एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, वो 10% नियम अनुसार होता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, मतलब द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर इन्वर्टेड, मतलब ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा पिरामिड नहीं बनता है।
अब इसमें से जो भी सीधा पिरामिड आपको दिख रहा है, जैसे अपन ने संख्या का बनाया और ये भार का बनाया, इसमें से कोई सा भी आप एक पिरामिड का डायग्राम बना के उसके नीचे लिख देंगे आप लोग संचित ऊर्जा का पिरामिड, है ना। और अगर अपने को जैसे बिल्कुल ही अलग तरीके से समझना है तो इसी को, जैसे अगर इसी को अपन सीधा बना दे, नीचे क्या लिख देंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फिर लिख देंगे जूप्लैंक्टन, फिर छोटी फिशेस, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश और एक्वेटिक बर्ड। और जहाँ पे अपन उसके साइड में, जहाँ पर चूंकि उसमें इनपुट कहाँ से हो रहा है, सन एनर्जी का सन से हो रहा है, तो ये सन से एनर्जी को इस टाइप से अपन डायरेक्ट कर देंगे। और एनर्जी का फ्लो चूंकि यूनिडायरेक्शनल में होता है, तो ऐसा अपन एक साइड में ऐसा एरो बना देंगे और एनर्जी फ्लो कर देंगे। और इसके डायग्राम के नीचे लिख देंगे जिस भी इकोसिस्टम का है, मैंने क्या कहा आपको, कोई सा भी इकोसिस्टम का पिरामिड एनर्जी के टर्म में सीधा ही बनेगा, भले वो ट्री का हो, चाहे ग्रास लैंड का हो, चाहे पौंड का हो, मतलब चाहे वो वृक्ष का हो, चाहे वो आपके घास के मैदान का हो, चाहे वो तालाब का हो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट, इट इज नेवर इन्वर्टेड। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, जो लिंडमैन ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो 10% ऊर्जा प्रवाह का जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग होता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों बनता है ना, उल्टा क्यों नहीं, तो उसका रीजन अपने को ये लिखना है। उसमें ऐसा लिखना है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 10% नियमानुसार होता है, और प्रत्येक पोषी स्तर पर, प्रत्येक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर केवल संचित ऊर्जा का 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर जाती है। 90% जो एनर्जी होती है वो या तो उस स्तर के पोषी स्तर के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा उपयोग कर ली जाती है या सराउंडिंग में चली जाती है, ठीक है ना। इस कारण से ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब इसी को अंग्रेजी में कैसे समझेंगे, in any ecosystem, because the energy flow occurs unidirectionally and according to the 10% law. 10% law means at each trophic level, from first trophic level to the next trophic level, only 10% of the stored energy is transferred to the next trophic level, while 90% energy of that trophic level dissipated into the surrounding, and either dissipated in the surrounding or used up by the that trophic levels organism in their biological activities, ठीक है। that is why the pyramid of energy is always upright, never inverted। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर फिल इन द ब्लैंक में आता है या वन वर्ड में आता है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जीज। तो उसमें आता सीधा, उल्टा, सीधा व उल्टा दोनों, और सदैव सीधा। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सदैव सीधा, ऑलवेज अपराइट, नेवर इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आज अपन ने पढ़ा है, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड जो है चार्ल्स एल्टन ने बताए थे, और चार्ल्स एल्टन ने बताया था कि जो हमारे नेचर में जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उन इकोसिस्टम में 3 प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। एक तो संख्या का, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर, एक जीव भार का, पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है संचित ऊर्जा का, पिरामिड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। उनमें से संख्या और भार के पिरामिड क्रमशः उल्टे और सीधे दोनों होते हैं, मतलब अपराइट एंड इन्वर्टेड बोथ टाइप, व्हाइल द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर इन्वर्टेड, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। और डायग्राम आपने को ऐसा ही बनाना है, आपको वहाँ पे कोई ना तो प्लांट बनाना है ना उस एनिमल का कोई डायग्राम बनाना है, आप तो केवल उस एनिमल का नाम लिख दें। और ये जरूर लिखना है अपने को ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे जैसे अपन ने T1 लिखा है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उत्पादक लिखे, प्रोड्यूसर। यहाँ पे T2 लिखा है तो यहाँ पे लिखे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ T3 लिखा है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। T4 लिखा है आपका हो जाएगा चतुर्थक पोषी स्तर हो जाएगा, मतलब तृतीयक उपभोक्ता, है ना, टर्सरी कंज्यूमर। और ये कहलाएगा आपका शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, ठीक है ना। अब ये पारिस्थितिक पिरामिड की बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट चार्ल्स एल्टन ने दी। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में एक कमी थी,
इस कॉन्सेप्ट में ये कमी थी, वो कमी बाद में जाकर चार्ल्स एल्टन की समझ में आई। तो पारिस्थितिक पिरामिड की क्या लिमिटेशन है वो आपको भी याद होना चाहिए। पारिस्थितिक पिरामिड में केवल केवल और केवल उत्पादक और उपभोक्ताओं के बारे में ही बताया उन्होंने। ओनली ही postulate about the producer and consumers only. He never explained the role of decomposer. उन्होंने अपघटनकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया इसमें। और जबकि आपको मालूम है कि कोई सा भी इकोसिस्टम में जो जैविक घटक होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो तीन होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं। तो उन्होंने किसी भी लेवल पे इन पारिस्थितिक पिरामिड में अपघटनकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया। मतलब व्हाट द चार्ल्स एल्टन मेड द मिस्टेक, ही डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इट्स इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है इस इकोलॉजिकल पिरामिड की, या जो मान के चलना कमी है। सेकंड कमी ये है कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड केवल हमेशा एक सिंगल स्ट्रेट फूड चेन के बारे में बता रहे हैं, मतलब एक सीधी स्पष्ट खाद्य श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। और जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि नेचर में खाद्य श्रृंखला या फूड चेन नेवर ऑपरेट, मतलब कभी भी खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती, जबकि बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन इंटीग्रेट टू फॉर्म फूड वेब, ठीक है ना। तो इसमें ये कुछ कमियां हैं किसकी, अपने चार्ल्स एल्टन के इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या कमियां हैं। तो कमियां दो हैं। पहली कमी क्या कह रही है कि इसमें अपघटनकर्ताओं की भूमिकाओं को स्पष्ट नहीं किया गया, मतलब इट डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर। सेकंड क्या कॉन्सेप्ट है कि ये केवल ऊर्जा प्रवाह का में, मतलब खाद्य श्रृंखला के बारे में ही इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर समझा है, मतलब फूड चेन के बारे में ही इन्होंने बताया। जबकि मैंने आपको बताया है और नेचर में भी मालूम है आपको कि खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती। फूड चेन इज नेवर फाउंड इन द इकोसिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सीक्वेंसेस नहीं होते फूड चेन, रादर देन various food chain integrate to form a network. This network of various food chain is known as food web, ठीक है ना। और फूड वेब जो रहती ना, इट शोज द मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, मतलब बहुदिशी ऊर्जा प्रवाह को समझाती है, ना कि सिंगल डायरेक्शन में समझाती है। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छे से इसको याद करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।